मैंने आपको एक व्यवस्था पढ़ाई थी, जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग में जुड़े हुए हैं इस टॉपिक से उनको पता है। मैंने ये पढ़ाया था कि आपके यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट से दो व्यवस्थाएं निकल कर आई। देखो कैसे, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कानून तो बनाएगी ब्रिटेन की संसद, हाँ या ना। मैंने समझाया था ये पॉइंट कि 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे ये पता चला कि ब्रिटेन की जो संसद है, ठीक है, ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद कानून बनाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी उस कानून को क्या करेगी बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी उस कानून को लागू करेगी। हमें ये पता था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसे लागू करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू करने का काम शुरू किया 1773 से 1773 से लेकर 1857 तक, 1773 से लेकर 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किए। पर हुआ क्या, जैसे कि अभी चर्चा करेंगे, 1857 की क्रांति हुई। क्या हुई बच्चों, 1857 की क्रांति हुई और क्रांति होने से ब्रिटेन के ताज मतलब ब्रिटेन की संसद को यह समझ में आ गया कि अब इतने बड़े लेवल की क्रांति हुई है, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी भारत में कुछ गड़बड़ कर रही है, जो ब्रिटेन के ताज या ब्रिटेन की संसद को पता नहीं है, ठीक है। तभी तो उन लोगों ने इतने बड़े स्तर पे क्रांति की है। ब्रिटेन के ताज ने, कह सकते हैं ब्रिटेन ने ये सोचा कि हमारे हाथ से भारत निकल जाएगा, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इसी प्रकार गड़बड़ करती रही, इसी प्रकार शासन करती रही, तो हमारे हाथ से भारत निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने अब क्या किया, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में प्रत्यक्ष रूप में जो नियंत्रण है या हमारे भारत का जो शासन है, वो प्रत्यक्ष रूप में ब्रिटेन के हाथ में आ गया। मतलब अब ब्रिटेन की संसद कानून बनाएगी और उस कानून को ब्रिटेन का ताज या आप कह सकते हैं ब्रिटेन की महारानी द्वारा उस कानून को, या ब्रिटेन की महारानी के आदेश से वो कानून लागू किया जाएगा। देखो पहले क्या सिस्टम था, पहले संसद कानून बनाती, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजती और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लागू करवाते। यहाँ क्या सिस्टम हो गया बच्चों, एक बात को ध्यान से सुनना, यहाँ क्या सिस्टम हो गया, यहाँ कानून बनाएगी संसद और उसी संसद के आदेश पर, यूं कह सकते हैं ब्रिटेन की महारानी के आदेश पर, ब्रिटेन में एक महारानी के आदेश पर ब्रिटेन की महारानी का ही कोई व्यक्ति, जैसे कौन था, वायसराय, ध्यान से सुनना, ब्रिटेन की संसद कानून बनाएगी और महारानी या महारानी का व्यक्ति, महारानी का पर्सनल व्यक्ति वायसराय, ठीक है, ये वायसराय जो है वो भारत में लागू करेगा। तो मेरी बात को समझना, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया था, उसको पुनः ब्रिटेन बुला लिया गया था और भारत पर प्रत्यक्ष रूप में शासन महारानी के द्वारा, या कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में शासन ब्रिटेन का हो गया। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। तो आपके यहाँ ब्रिटेन और महारानी का शासन हुआ है 1858 से लेकर 1947 तक। तो ये दोनों पॉइंट समझे, हाँ ना में मुझे फटाफट जवाब दो, हाँ ना में जवाब दो। क्या ये दोनों बिंदु समझ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 में खत्म, 1857 की क्रांति में बच्चों खत्म, ठीक है। और ब्रिटेन के ताज या महारानी की बात करें तो 1858 में शुरू हुआ और 1947 तक क्या हो गया, खत्म हो गया, हाँ या ना। चलो अब बात करते हैं, देखो हुआ क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हुआ क्या, हुआ ये सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी, 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा करवाई गई। क्या करवाई गई? घोषणा करवाई गई कि अब से भारत पर प्रत्यक्ष रूप में ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा। मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तारीख क्या आती है? तारीख आती है 1 नवंबर 1958।
1 नवंबर 1958 में इलाहाबाद दरबार में आपके उस वक्त, बात को ध्यान से सुनना, उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे गवर्नर जनरल? कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो दरबार में गए, इलाहाबाद दरबार में गए, और इलाहाबाद के दरबार में जाकर उन्होंने महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा पत्र को पढ़ा। महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसके घोषणा पत्र को पढ़ा, और उस घोषणा पत्र में साफ लिखा था कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटेन की महारानी का प्रत्यक्ष रूप में शासन प्रारंभ होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर? हाँ या ना? 1858, अच्छा सॉरी 19 लिख दिया, 1858 1 नवंबर 1858 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा करी, और घोषणा करने के बाद में महारानी का शासन प्रारंभ। पॉइंट यहां तक क्लियर? ये याद रखनी है आपको बात। अब बात कर लेते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्या तो ये अधिनियम था और क्या इस अधिनियम की विशेषता थी? क्या तो ये अधिनियम था और क्या इस अधिनियम की विशेषता थी? तो मेरी बात को गौर करना। सबसे पहली बात क्या थी? जब इस अधिनियम को लाया गया था ना, तो इस अधिनियम को क्या कहा गया था? इस अधिनियम को क्या कहा गया था? इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। मेरी बात को समझे? हाँ या ना में जवाब दो। क्या कहा? अगर कभी भी एग्जाम में देखो कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने ये कहा था कि मैं भारत के शासन को अच्छा बनाऊंगा, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? अगर मैं बात करूं तो आपको एक शब्द मिलेगा, एक्ट ऑफ इंग्लिश में देखते हो तो एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सा अधिनियम था? अगर कभी भी एग्जाम में देखो आपको भारत शासन अधिनियम ये ना मिले, अगर ऑप्शन में ये भी मिल जाए एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये अधिनियम भी 1853 का ही था। इसका नाम आपको ये मिलेगा। तो ये बात पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि हम लोग वो चीजें छोड़ देते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, वो चीजें हम पहले छोड़ेंगे जो एग्जाम में आती है, कि ये तो सबको आता ही है, टीचर भी ये सोचता है इसको क्या पढ़ाना जरूरी है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने भारत की शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने की बात की थी? कौन से था? भारत शासन अधिनियम 1858, ये ध्यान रखो। चलो दूसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि भारत गवर्नर जनरल था। हमारे यहाँ क्या था? भारत गवर्नर जनरल था ना। तो भारत के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? वायसराय बना दिया गया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अब भारत की संपूर्ण शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, शासन की जो शक्ति थी वो किसके हाथ में थी? वायसराय के हाथ में थी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। भारत का गवर्नर जनरल था। अब क्या करता? भारत का जो गवर्नर जनरल था, ध्यान से सुनना, भारत का जो गवर्नर जनरल था ये अपनी बात किसको बताता? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसको बताती? ब्रिटेन को। ठीक है, ब्रिटेन से आदेश आते कंपनी को, कंपनी किसको जारी करती? गवर्नर जनरल को। यहां क्या किया बच्चों? इस पद का नाम बदल दिया वायसराय। और ये वायसराय अपनी रिपोर्ट, अपनी सूचनाएं, ये रिपोर्ट जो है वो अपनी सूचनाएं जो है वो एक पद बनाया गया ब्रिटेन में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भारत सचिव। और भारत सचिव इसकी सूचना देता ब्रिटेन की महारानी को। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में है।
कंपनी क्या है बच्चों, बीच में है, परंतु यहां बीच में कौन है, भारत सचिव। कौन है बीच में, भारत सचिव, जो महारानी का ही प्रत्यक्ष रूप में कार्य करता है, जो सारे आदेश या सारी व्यवस्थाएं महारानी को ही बताएगा, सारी सूचनाएं महारानी को देगा। शासन में कोई कमी है या कोई फायदा है, कोई नुकसान है, या भारत की शासन प्रणाली कैसी चल रही है, यह महारानी को बताएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ध्यान से सुनना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मध्यस्थता थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मेरी बात को कहां ध्यान से सुनना है तुम्हें, बात को यह समझना है कि भारत का जो गवर्नर था, भारत का जो गवर्नर था उसे हमने क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। ठीक है, वायसराय बना दिया, जो कि जिसके पास भारत की संपूर्ण शासन की शक्ति थी, पूरे भारत की शासन की शक्ति थी, पहली चीज। दूसरी बात क्या ध्यान से सुननी है, ब्रिटेन महारानी का, ब्रिटेन महारानी का प्रतिनिधि था। अगर एग्जाम में देखो, ब्रिटेन महारानी का भारत में प्रतिनिधि कौन था, ऐसा व्यक्ति जो सीधा ब्रिटेन की महारानी को सूचना देता था, वो कौन था, वायसराय। तो दो चीजें, अब हमारे भारत की पूरी शासन प्रणाली किसके हाथ में आ गई, वायसराय के हाथ में आ गई। पूरी शासन प्रणाली वायसराय के हाथ में आ गई, और वायसराय जो है वो ब्रिटेन की महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला था। कहां, भारत में। कहां, भारत में। भारत में महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कौन था, कौन करता था, वायसराय करता था। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई। अब मैं आपको एक तीसरी बात बताती हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कल 2 दिनों से 2 बातें चर्चा कर रही है, ठीक है ना। हम कल से 2 चर्चा कर रहे हैं, अगर आप सबको पता हो तो। एक तो हम पढ़ते हैं नियंत्रण बोर्ड, जिसे कहते हो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तथा एक आपने पढ़ा है निर्देशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 2 पढ़े हैं या नहीं पढ़े, कल से हम इसी चीज की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। कल हम क्या कर रहे हैं, इसकी सीधी चर्चा कर रहे हैं। हम कल से 2 दिन से ही चर्चा कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं ना। आज इस चर्चा को खत्म करते हैं। खत्म करने का मतलब क्या है, इस अधिनियम के द्वारा इन दोनों को कर दिया गया समाप्त। पॉइंट को समझे, खत्म। बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म, ठीक है ना। ये क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अगली बात इसी में ध्यान रखना, इसी में ध्यान से सुन लेना। आपके यहां द्वैत प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली भी इसी के साथ क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी थी। द्वैत शासन प्रणाली थी ना, वो इसी के साथ क्या हो गई बच्चों, खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो 1858 के द्वारा भारत की जो द्वैत शासन प्रणाली है उसे खत्म कर दिया गया। अब मेरी बात को आगे सुनना गौर से। अब हुआ क्या, आपके भारत के लिए एक नए पद का सृजन हुआ, एक नए पद का सृजन हुआ, जिस पद को तुम सब जानते हो, और उस पद का क्या नाम है बच्चों, भारत सचिव। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे तुम आज होते हैं ना भारत सचिव, वैसे नहीं थे। जैसे आज भारत सचिव होते हैं वैसे नहीं थे बच्चों। भारत सचिव का नाम था, भारत सचिव क्या था, केवल और केवल नाम था। भारत सचिव केवल नाम था। भारत सचिव में जो बनता था ये ब्रिटेन का होता था, ब्रिटेन की ही कैबिनेट का सदस्य होता था, ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य होता था, ठीक है। ब्रिटेन की कैबिनेट का क्या होता था, सदस्य होता था। कैबिनेट में से ही कोई एक बनता था। जैसे कि आप देखते हो ना, अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं ना, किसी को गृह मंत्रालय, किसी को होम मिनिस्ट्री, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री, अलग अलग विभाग दे दिया। वैसे ही भारत की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए एक अलग से पद बना कैबिनेट में, एक अलग से पद बना कैबिनेट में, जिसका पद का नाम था भारत सचिव। जिस पद का क्या नाम था, भारत सचिव। और भारत सचिव कौन हुआ करता था, ब्रिटेन में ही बैठता था, ब्रिटेन में ही काम करता था। ध्यान से सुनना, भारत नहीं, भारत सचिव का मतलब ये नहीं भारत का होगा, ठीक है ना। भारत सचिव जो है वो सचिव ब्रिटेन में ही बैठता, ब्रिटेन का ही व्यक्ति होता, ठीक है, कैबिनेट का सदस्य होता। और मैंने अभी तुम्हें एक बात समझाई थी, वायसराय जो है, वायसराय वो सारी बात बताता सचिव को, और सचिव बताता महारानी को। पॉइंट यहां तक क्लियर। तो हमारे देश की शासन प्रणाली ऐसे हुई,
1958 में शासन प्रणाली इस प्रकार की हो गई, वायसराय बताता सचिव को, भारत सचिव को, और भारत सचिव बता देता महारानी को। महारानी ब्रिटेन में, सचिव भी ब्रिटेन में, परंतु वायसराय कहां रहता, वायसराय कहां होता, भारत में होता। तो मेरी बात को समझे, हाँ या ना? हाँ या ना में फटाफट जवाब दो, हाँ या ना फटाफट जवाब दो। बिल्कुल, जो भारत सचिव है, जो भारत सचिव है वो संसद के प्रति उत्तरदायी था भाई। पॉइंट यहां तक समझे? ये भारत में, ये ब्रिटेन में, और ये भी कहां रहता था, ब्रिटेन में। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं आपके यहां 1858 के द्वारा एक नया पद सृजित किया गया, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, भारत सचिव के नाम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। क्या सुनना है? यह सुननी है कि सचिव, समझो, सचिव की सहायता करने के लिए, कहां, ब्रिटेन में, बात ध्यान से सुनना, ब्रिटेन में, ठीक है। सचिव की सहायता करने के लिए ब्रिटेन में 15 सदस्यीय समिति, ठीक है, 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकार समिति थी। जो कि क्या थी, एक तरह से सलाहकार समिति थी। और इस समिति का जो अध्यक्ष था, वो कौन था बच्चों? इस समिति का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? भारत सचिव। अब इसको समिति कह लो या इसको आप परिषद कह सकते हो, काउंसिल कहना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय क्या बनाई गई, परिषद, मतलब एक परिषद बनाई जिसमें मेंबर कितने, 15, ठीक है, मेंबर कितने, 15। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 15 मेंबर प्लस एक भारत का सचिव, टोटल 16 थे। 15 मेंबर प्लस एक भारत सचिव, तो 16 टोटल थे। तो 15 सदस्यीय परिषद बनाई, जो सलाहकारी समिति के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, जो कि इस भारतीय सचिव को क्या देती थी, सलाह मशवरा परामर्श देती थी। और इस समिति का, मतलब सलाहकार समिति का अध्यक्ष, इस परिषद का अध्यक्ष कौन हुआ करता था, सचिव हुआ करता था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो प्रावधान है, ये आपके 1858 के तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, अच्छे से बनता है, और एक ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। 2 एग्जाम में इस प्रावधान को लेकर 2 एग्जाम में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं, और अभी भी पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। ये बात तो हर बच्चा कंठस्थ कर ले। जैसे ही ताज का शासन शुरू हुआ, तो सबसे पहले कौन सा अधिनियम आया? ताज का शासन शुरू होते ही कौन सा अधिनियम आया? फटाफट जवाब दो, कौन सा अधिनियम आया? 1858 भारत शासन अधिनियम। दूसरा प्रश्न यह आता है, भारत में वायसराय पद कब से प्रारंभ हुआ? वायसराय पद कब से प्रारंभ हुआ? 1858 से प्रारंभ हुआ। अच्छा, पहला वायसराय आप सबको पता है, लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय पद शुरू कब हुआ? 1858 में। अगली बात, गवर्नर, भारत गवर्नर जनरल का पद, अंतिम पद पर कौन बैठा था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम कौन था? लॉर्ड कैनिंग बैठा था। और इसका अंतिम कार्यकाल भी कब था? 1858 में। बात यहां तक समझे, हाँ या ना? वायसराय पद शुरू हुआ 1858 में, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल समाप्त कब हुआ? 1858 में। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब नियंत्रक बोर्ड, निर्देशक कोर्ट जो है, उसको समाप्त किया गया। सिंपल सी बात होनी चाहिए। शुरू अलग अलग हुआ। इसको शुरू किया था आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। और ये शुरू हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। यहां तक क्लियर? तो इन दोनों को कर दिया समाप्त। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत का सचिव, ब्रिटेन में भारत के सचिव का एक नया पद बनाया, जिसकी मदद करने के लिए 15 सदस्य थे। पॉइंट यहां तक क्लियर? डन। आगे बढ़े। आपका
1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वो मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, मैं ये कह सकती हूं इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बच्चों बहुत रेयर बनती है। अब अगर जो तुम्हारे हैं, ठीक है ना, अब अगर कोई तुम्हारा इससे संबंधित कोई चीज है कि मैडम ये पॉइंट वापस समझाना है, तो एक बार फिर से मुझे बता दो। अगर इनमें से कोई पॉइंट मुझे समझाना है तो बता दो, फिर अपन आगे चलेंगे। जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं बिश्नोई जी, 1861वां भारत परिषद अधिनियम को पढ़ेंगे। ठीक है ना, भारत परिषद अधिनियम को पढ़ेंगे। इनमें से कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट, सारे वापस बता दो। मतलब ये काम बढ़िया है। मैंने इतना समझाया कि भारत शासन अधिनियम जो है उसे क्या कहा गया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। ठीक है, भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसे ही कहा गया था। ये ताज के शासन के बाद, मतलब ताज के शासन के साथ ये अधिनियम आया था। फिर हमने पढ़ा था कि भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे हमने क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। अब वायसराय के हाथ में भारत की पूरी शासन की शक्ति उसी के हाथ में है, पूरे शासन की शक्ति जो है वो उसी के हाथ में है। और ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि कौन कर, भारत में प्रतिनिधित्व कौन करता है, वायसराय करता है। फिर हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया, द्वैत प्रणाली को खत्म कर दिया। ब्रिटेन में एक पद, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ब्रिटेन में बना है, ब्रिटेन में भारत सचिव का पद बनाया गया, भारत सचिव का पद बनाया गया जो कि ब्रिटेन के ही कैबिनेट का सदस्य होता था। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। पॉइंट यहां तक क्लियर? आगे चले, चलो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। पर मैंने आपको जो ये 2 पॉइंट बताए ना, एक तो भारत सचिव का पद और दूसरा वायसराय, ये इसी के द्वारा लाए गए थे, आपको याद होने चाहिए। चले अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं 1861 भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये अनुच्छेद जो है, ठीक है, आप सीधी सी सिंपल सी बात समझो, ये जो अनुच्छेद है, ये जो अधिनियम है, एग्जाम में हालांकि पूछ लेता है, पर वैसे बच्चों को पढ़ने में कम आता है, थोड़ा समझ में भी कम आता है। पॉइंट यहां तक क्लियर? अब देखो 1861 भारत परिषद अधिनियम, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस अधिनियम की, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं ये कह रही हूं कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। अब देखना, एक बात ध्यान से सुनना, अंग्रेज जो है ना वो इतने होशियार थे कि आपको कह तो दिया निर्वाचन, परंतु प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन नहीं होता था। आपको कह तो दिया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे, परंतु आपको पूर्ण रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया उन्होंने। मतलब सीधी सी बात है कि जैसा दिखता है वैसा हुआ नहीं, परंतु कम से कम शुरुआत तो हुई। पॉइंट समझना, जैसा दिखता है वैसा हुआ नहीं, परंतु कम से कम शुरुआत तो हुई। और उसी शुरुआत में जो सबसे पहली बात है वो यही है मेरे बच्चों, सबसे पहला प्रावधान, सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान, कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। देखो कैसे शामिल किया, क्या उन्होंने किया, इस बात को समझो। शामिल कैसे किया, किस प्रकार शामिल हुए, क्या व्यवस्थाएं हुई, तो ध्यान से सुनना। हुआ क्या, आपके यहाँ कानून बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना, एक विधान परिषद बनाई थी, हाँ या ना? कानून बनाने के लिए विधान परिषद बनाई थी, कल पढ़ाया था मैंने जहां तक मुझे याद है, विधान परिषद बनी थी ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस विधान परिषद की संख्या में बढ़ोतरी करके क्या कहा कि इसके सदस्य कितने होंगे, इस विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे, 6 से 12, 6 से लेकर 12 जो होंगे वो इसमें क्या होंगे, सदस्य होने चाहिए। पहली बात। अगली बात ध्यान से सुनना, इसी विधान परिषद में क्या कहा, इसी विधान परिषद में क्या कहा, कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो गैर सरकारी होंगे, कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो क्या होंगे बच्चों, गैर सरकारी। मतलब
वो व्यक्ति होंगे जो सरकार के नहीं होंगे, और गैर सरकारी कौन होंगे? भारतीय होंगे। गैर सरकारी कौन होंगे? भारतीय होंगे। ठीक है ना। तो विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे? 6 से 12 सदस्य होंगे। इसमें क्या होंगे? 6 से 12 में कुछ सरकारी होंगे। ध्यान से सुनना, यह संख्या मुख्यतः निर्धारित नहीं थी कि कितने सरकारी कितने गैर सरकारी। सरकारी का मतलब वो व्यक्ति जो ब्रिटेन के हैं, ठीक है, अंग्रेज होंगे, और गैर सरकारी का मतलब वो जो भारतीय होंगे। बात को समझना, क्योंकि ये अनुच्छेद लगभग यूं मान के चलो, मैंने भी इसको काफी स्टडी करके आपको इजी रूप में देने की कोशिश की है। बात को समझना, कानून बनाने की इस व्यवस्था में भारतीयों को शामिल किया। कानून बनाने का काम कौन कर रही थी? विधान परिषद कर रही थी। विधान परिषद में आदमी 6 से 12 सदस्य, विधान परिषद में 6 से 12 सदस्य होंगे, 6 से लेकर 12 होंगे। ठीक है, कितने भी हो, 10 हो, कितने भी हो सकते हैं, 6 कम से कम, 12 अधिकतम। इनमें से कुछ सदस्य, ठीक है, इनमें से कुछ सदस्य गैर सरकारी होंगे, कुछ सदस्य गैर सरकारी होंगे, कुछ सदस्य गैर सरकारी होंगे, मतलब कुछ सदस्य भारतीय होंगे, जिन्हें, बात को ध्यान से सुनना, जो गैर सरकारी जो भारतीय होंगे, इन्हें वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इन्हें वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाएगा 2 वर्षों के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात हुई। मेरी बात को एक बार फिर सुन लो, तसल्ली से सुन लो, ठीक है ना। हम यूं नहीं कह सकते ओम सिंह जी की आधे गैर सरकारी, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। आधे गैर सरकारी नहीं, इसमें लिखा था कुछ गैर सरकारी होंगे, कुछ गैर सरकारी होंगे। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो। विधान परिषद कानून बनाती। पहले क्या था? विधान परिषद में केवल अंग्रेज होते थे। पहले क्या थे? विधान परिषद में केवल अंग्रेज होते थे। अब क्या किया? मेरी बात को ध्यान से सुनना। कह दिया कि कुछ भारतीय भी हम शामिल कर लेंगे, क्या बुराई है? तो क्या किया? कुछ गैर सरकारी भी होंगे, मतलब कुछ भारतीय भी होंगे, और कुछ जो भारतीय होंगे वह 2 वर्ष के लिए वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। पॉइंट यहां तक क्लियर? 2 वर्ष के लिए वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मेरी बात यहां तक समझे, हाँ या ना? ठीक है। कम से कम यूं लिखा था कि भाई आधे या आधे से कम, कोई संख्या फिक्स नहीं करी थी। ये ध्यान रखना, कोई भी इसको लेकर संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। अब हुआ क्या? देखो, एक तो थे आपके बनारस के राजा, बनारस के राजा, एक थे आपके पटियाला, पटियाला के महाराज, और एक था आपका दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें 1861 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में शामिल किया गया, जो कि कौन थे? भारतीय थे। पता कितना खतरनाक काम था? यहां कहा कि कानून बनाने के लिए भारतीयों को शामिल करेंगे हम। अब सोचो, ये राजा और महाराजा ये शामिल होंगे, तो क्या ये किसी सदन में जाएंगे क्या? पहली बात तो ये राजा किसी सदन में जाते ही नहीं थे। जाते थे तो इनके पास अधिकार नहीं थे बोलने का, किसी चीज का वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। बोलने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, तो ये जाते भी नहीं थे। क्या ये जाते भी नहीं थे? जाते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था। बुरा मत मानना अगर कोई है तो, ठीक है, कोई है तो, या तो सीधी सी बात है, ये जाते तो इन्हें समझ में भी कुछ नहीं आता, प्लस इनके पास कोई अधिकार भी नहीं थे। तो ये समझो केवल नाम मात्र का एक दिखावा कर दिया कि हाँ जी हमने भारतीयों को शामिल किया है। केवल क्या किया? दिखावा किया कि हमने भारतीयों को शामिल किया, और ऐसे भारतीयों को शामिल किया जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और आपके दिनकर राव एक व्यक्ति था। इन तीनों भारतीयों को विधान परिषद में, इन तीनों भारतीयों को विधान परिषद में शामिल कर लिया। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना? ये डन। अब आगे समझो, आगे इस बात को समझना। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बात पढ़ाई थी कि मुंबई सही नहीं रहेगा, बंबई व मद्रास। मैंने आपको यह पढ़ाया था कि बंबई और मद्रास के विधायी शक्तियां, मतलब कानून निर्माण करने की शक्तियां 1833 में वंचित कर दिया था ना उनको। देखो, इनको कानून बनाने से, इनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था 1833 में। विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था 1833 में, 1833 में वंचित कर दिया। परंतु अब 1861 में मुंबई व मद्रास को पुनः
पुनः विधायी शक्तियां, पुनः विधायी शक्तियां या व्यवस्थापिका दी गई, व्यवस्थापिका दी गई। मतलब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसी चीज को लेकर आपके सामने एक बात रखने जा रही हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? प्रांतों व देश की शासन व्यवस्था में, देश की शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की शुरुआत, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। बात को समझे? हाँ या ना? नहीं समझे होंगे, मुझे कंफर्म पता है, बच्चे तो मेरे ही हो। कैसे? देखना, मेरी बात को सुनो। आपके यहां क्या हुआ? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियां एक जगह इकट्ठा हो जाए। मेरी बात को सुनना। देखो, जैसे कि मान लो ये बहुत सारे गवर्नर थे, भाई प्रांतों में तो गवर्नर थे ही ना, भाई प्रांतों में देखो मेरी बात को समझना, गवर्नर 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 गवर्नर, अलग अलग प्रांत, और अगर इन सभी के लिए एक ही व्यक्ति दिशा निर्देश जारी करे या एक ही व्यक्ति सर्वोच्च हो, और वो कौन होता है? वायसराय। कानून भी यही बनाए, लागू भी यही करे, तो क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। शक्तियां सारी किसके पास चली गई? वायसराय के पास चली गई। क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। परंतु मेरी बात को ध्यान से सुनना, परंतु अगर वायसराय ने शक्तियां इनमें बांट दी, शक्तियों को क्या किया? शक्तियों को इनमें बांट दिया। अगर शक्तियों को बांट दिया, शक्तियों को बांट दिया, तो आपके यहां उन्होंने क्या कर दिया? विकेंद्रीकरण कर दिया। तो ये एग्जाम में ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है, ठीक है ना? ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइनों में से एक है, और क्या है वो? ये है प्रांतों व देश की शासन व्यवस्था, प्रांतों की और देश की शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, और विकेंद्रीकरण आगे चलकर जो है वो और बढ़ाया ही जाएगा, ठीक है? और बढ़ाया ही जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है? 1833 में क्या किया था? शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करके गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी थी, गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी थी। अब क्या किया? वापस जो है उन शक्तियों को बांटा, और बांटने में मुंबई और मद्रास को पुनः विधायी शक्तियां दी गई, और उसी के साथ तीन बातें। एक बात और ध्यान रखना, बंगाल में 1862 उत्तर पश्चिम बंगाल सीमा प्रांत में 1866, और मैं बात करूं पंजाब में 1897। ध्यान से सुनना, क्या हुआ? विधान परिषद की स्थापना की गई, विधान परिषद की स्थापना की गई। बात यहां ध्यान से सुनना, इन तीनों में मतलब बंगाल भी एक क्या था? प्रांत था, और बंगाल के जो उत्तर पश्चिम के जो सीमांत प्रांत के जो क्षेत्र थे वो भी प्रांत थे, ठीक है? उसमें, और पंजाब में, इन तीनों जगह, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन तीनों जगह विधान परिषद की स्थापना की गई। मैंने अलग अलग समय लिखा है, एग्जाम में अगर आ जाए तो ये तारीखें, ये समय याद रखना है आपको, ठीक है? ये याद रखना है। बंगाल में, उत्तर पश्चिम बंगाल में और पंजाब में, इन तीनों में विधान परिषद बनाई, और कब कब बनाई ये मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है? 1897 है ये 1866 है, ये 1862 है। मेरी बात यहां तक समझे तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा अगली बात लिखने के लिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे फटाफट बोलो, ठीक है? रिपीट करना है तो वैसे बोलो, वरना हम आगे चलते हैं। फटाफट जवाब दो, आगे इसमें यहां तक समझ में आया या नहीं आया? पॉइंट यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्योंकि अगली जो बातें हैं वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 2-3 पॉइंट और है, उसको पढ़ेंगे। देखो, फटाफट रिप्लाई करो। रमेश जी, मैं इससे समझी नहीं। देखो, 1861 ये अधिनियम आया, क्योंकि 1861 इससे अगला पढ़ेंगे 1800 आपका 92 92।
इनमें क्या था, ये ऐसे अधिनियम थे जो जिन्होंने आपकी शासन व्यवस्था को बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आई थी कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अब अगर कोई छोटी मोटी एग्जाम होती है, जैसे मान लो पटवार विशेष किया आपके कांस्टेबल की, ठीक है, उनमें क्या होता है, इतना पूछ लेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को सबसे पहले अंग्रेजों ने कब शामिल किया। तो कब शामिल किया, 1861 के अधिनियम के द्वारा शामिल किया। ये पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखो। ठीक है, प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया। और भारतीयों को कहां शामिल किया, एक परिषद थी जिसका नाम था विधान परिषद। विधान परिषद में इतने तो आदमी होंगे और उनमें से कुछ आदमी, आधे कह लो या कोई संख्या निर्धारित नहीं थी, ठीक है ना, लगभग आधे से मान लो, संख्या निर्धारित नहीं थी, गैर सरकारी भारतीय होंगे ये, और इनको 2 वर्ष के लिए वायसराय क्या करेगा बच्चों, मनोनीत करेगा। यहां तक क्लियर। ठीक है, इनमें से कुछ भारतीय कौन थे, जैसे कि मान लो उदाहरण है वायसराय बनारस का राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव थे। फिर अगली बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है बंबई और मद्रास, ये 2 ऐसे प्रांत थे, आपको पता होगा मुख्य 3 प्रांत आप आगे पढ़ते चले आ रहे हो, बंगाल, बंबई और मद्रास, ये 3 मुख्य प्रांत थे। इन प्रांतों में सरकार थी, इन प्रांतों में गवर्नर थे। ठीक है, क्या हुआ, इन प्रांतों से शक्तियां हमने ले ली। क्या किया, प्रांतों से शक्तियां ले ली। अब 1861 में फिर से शक्तियां वापस दे दी। क्या किया, बंबई और मद्रास क्या कर सकते थे, अपने क्षेत्र विशेष, बंबई का जो क्षेत्र था, मद्रास का जो क्षेत्र था, अपने क्षेत्र विशेष विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने का कार्य कर सकते थे। पॉइंट यहां तक क्लियर। बंबई व मद्रास जो है वह पुनः विधायी शक्तियां दी गई, मतलब उन्हें पुनः से, ठीक है, उन्हें वापस कानून बनाने की शक्ति दी गई। पॉइंट यहां तक क्लियर। अब देखो अगली बात क्या कह रहा है, ये एक लाइन है, ये लाइन एग्जाम में आ जाती है कि प्रांत और देश में सबसे पहले विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई है बच्चों, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई है 1861 शासन अधिनियम के द्वारा। पॉइंट यहां तक क्लियर। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हुआ। चलो आगे देखो मेरी बात को, आगे समझो। अगली बात, ये सिंपल सी बात है, बंगाल में, उत्तर पश्चिम बंगाल में और पंजाब में इस समय पर विधान परिषद की स्थापनाएं की गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो, मैं इसको मिटा दूंगी। अब देखो इसका जो तीसरा प्रावधान था, इसका जो तीसरा प्रावधान था वो क्या था, तीसरी क्या बात कह रहा था ये, इसने ये कहा, तीसरी बात क्या कही, वायसराय, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वायसराय की एक कार्यकारी परिषद थी। वायसराय की क्या थी, एक कार्यकारी परिषद थी। ठीक है, जो लगभग यूं मान के चलो जिस दिन बंगाल गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना, ठीक है ना, वायसराय बना, तब से ये कार्यकारिणी परिषद जो है वो अस्तित्व में है। देखो एक तो है आपकी विधायी परिषद, जो विधान परिषद जो मुख्यतः कानून बनाने का काम करती है, एक है आपकी कार्यकारी परिषद जो कि वायसराय को विभिन्न प्रकार के सलाह मशवरे और कार्य करने में सहायता देती है। ठीक है ना, वायसराय कार्यकारी परिषद, मेरी बात को सुनना, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पांचवा सदस्य शामिल हुआ। कौन सा, पांचवा सदस्य शामिल किया गया, जिसे कहते हैं विधिवेता। इसे क्या कहा गया, विधिवेता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 4 तो थे ही ना, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है या नहीं, मुझे तो इतना बताओ, याद है या नहीं, मुझे फटाफट जवाब दो। मैंने पढ़ाया था ना, पहले 4 थे, फिर कितने हो गए, 3 हो गए थे, फिर कितने हो गए, वापस 4 हो गए थे। 4 मतलब मेकाले को जोड़ा था ना, कल पढ़ा था ना, मेकाले जोड़कर फिर 4 कर दिए थे, मेकाले को जोड़कर फिर 4 कर दिए, और अब एक और विधिवेता, मतलब एक तरह से वकील ही था। ठीक है, एक और, ठीक है ना, एक और विधिवेता जोड़कर संख्या कितनी हो गई, 5। तो सिंपल सी बात फिर समझ लेना, क्या, 5वां सदस्य जोड़ा जिसको आप क्या कह सकते हो, विधिवेता था। बात यहां तक क्लियर। अब एक चौथी बात यह है कि
वायसराय को आपातकालीन परिस्थितियां कह सकते हो। आपातकालीन परिस्थितियों में बिना काउंसिल की अनुमति से अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। तो एक सिंपल सी एग्जाम में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भारत में सबसे पहले अध्यादेश जारी करने का अधिकार या अध्यादेश जारी करने की नींव किसने रखी? एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं बच्चों। इससे पहले मैंने अध्यादेश की कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं किया क्योंकि अधिकार ही नहीं था। अब एक अधिकार और जोड़ा और उसमें कहा कि आपातकालीन परिस्थितियां या आपातकालीन व्यवस्थाओं में बिना परिषद की, ध्यान से सुनना, बिना परिषद की अनुमति के सीधा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। सीधा अध्यादेश जारी किया जा सकता है विभिन्न परिस्थितियों में। इस बात को याद रखोगे, हाँ या ना? फटाफट जवाब दो, हाँ या ना। इस बात को सीधा ध्यान रखना है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था आपातकालीन विशेष परिस्थितियों में बिना काउंसिल, बिना परिषद की अनुमति के। ठीक है ना? अब देखो, पांचवी बात जो आपको समझनी है वो इसके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो सकती है? ये बात ये है कि वायसराय की शक्तियों में वह नियम बनाने तथा आदेश देने की शक्तियों में, आप यूं कह सकते हो, वृद्धि, आदेश की शक्तियों में वृद्धि की गई। आदेश की शक्तियों में क्या की गई? वृद्धि की गई। मतलब आपके यहां अब वायसराय जो है वो परिषद को लेकर, वायसराय जो है अब परिषद को लेकर अधिक से अधिक नियम बना सकता है और परिषद में अधिक से अधिक आदेश जारी कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपके वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1854 में विभागीय प्रणाली को शुरू किया। 1854 में विभागीय प्रणाली को शुरू किया। मेरी बात को फटाफट समझ लो, इस चीज को एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न बनाने वाली यही एक बात है। ठीक है ना? सबसे ज्यादा तैयार करेगा, यूं मान के चलो। तो वायसराय की शक्तियों में, मतलब वायसराय जो है परिषद में शक्तियां देता था। देखो भाई, वायसराय के पास दो तरह की परिषद है, एक कार्यकारी परिषद है, एक विधान परिषद है। विधान परिषद जो है वो कानून बनाने का काम करती है, कार्यकारी परिषद जो है वो वायसराय को विभिन्न परामर्श और अन्य काम करने में मदद करती है। तो आपके यहाँ वायसराय जो है इस विधान परिषद में विभाग बांट सकता था। मतलब आज जैसे आप देखते हो मंत्रिमंडल, आज आप देखते हो मंत्रालय, उसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली को शुरू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया? विभागीय प्रणाली को शुरू किया गया। यही भारत में मंत्रिमंडल की नींव रखी गई। मेरी बात को हाँ या ना में समझो, हाँ या ना में फटाफट जवाब दो। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जिसमें साफ कहा गया एक व्यक्ति एक या एक से अधिक विभागों का अध्यक्ष हो सकता है, या एक व्यक्ति के पास एक से अधिक विभाग, या तो एक विभाग होगा या एक से अधिक विभाग होगा। मेरी बात यहां तक क्लियर समझे? हाँ या ना? आपस में नहीं, मुझे जवाब दो, हाँ या ना। इस बात को समझे या नहीं समझे? वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई और वायसराय ने इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विभागीय प्रणाली को शुरू कर दिया 1854 में। ठीक है, 1854 में शुरू कर दिया और मंत्रिमंडल की नींव इसी दौरान रखी गई थी। भारत में मंत्रिमंडल की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। मंत्रियों की विभागों की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई 1854 से। मेरी बात को हाँ ना में फटाफट, सॉरी 54 से नहीं, 54 लिख दिया था मैंने, तभी गलत था। 61 तो आपका अधिनियम ही चल रहा है। पॉइंट यहां तक समझे? डन? 54 नहीं है, वो गलती से निकल गया। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली को शुरू किया और मंत्रिमंडल की नींव रखी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये ध्यान रखनी है। ये आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम मेरी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है ना?
मेरी तरफ से कंप्लीट है। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। देखो, अगला अधिनियम, अगला जो अधिनियम है वो, उसमें तो मुख्यतः 3-4 बातें जरूरी हैं। 1862 का अधिनियम क्या है? 1862 का अधिनियम, 1862 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या मुख्य बात है? इस अधिनियम में जो सबसे पहली मुख्य बात है वो ये है, प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 10 से 16 कर दी गई। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको फिर ध्यान से सुनना। कैसे? 1892 जो था उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1909, जिसे आप मार्ले मिंटो अधिनियम भी जानते हो। उस 1909 में क्या किया गया? इसकी संख्या 16 से ज्यादा बढ़ा दी, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, 1861 में इसकी संख्या करी 6 से 12, 1861 में संख्या करी 6 से 12, 1892 में संख्या कर दी 10 से 16, और आगे 1909 में इनकी संख्या कर देंगे लगभग कितनी? 60। लगभग कितनी हो जाएंगी? 60। अच्छा 62 बोल दिया गया मैंने, 92 बाढ़ में होगा। इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी, ठीक है? इंग्लिश में ही बोलूंगी। आपका 1892, ठीक है ना? 1892, इसमें क्या कहा गया? प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद, जो प्रांत है और जो केंद्र की जो विधान परिषद होगी, उनकी संख्या क्या कर दी? बढ़ा दी। और उनकी संख्या में 10, अब क्या कर दिया? 10 से 16 के बीच, ठीक है? 10 से 16 के बीच अधिकतम इनकी संख्या होगी। ये तो हो गई आपकी पहली बात, ठीक है? और दूसरी बात क्या कही गई? मेरी बात को, इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें फिर पहले कहा था ना कि कानून बनाने में शामिल तो कर दिया परंतु कोई अधिकार नहीं थे। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। यहां वायसराय ने कह तो दिया कि निर्वाचन पद्धति, मतलब निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों को चुना जाएगा। मतलब क्या होंगे? निर्वाचन होंगे। भारत में निर्वाचन शब्द का सबसे पहला प्रयोग, भारत में निर्वाचन शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1892 ने सबसे पहले भारत में निर्वाचन की बात कही थी। हालांकि निर्वाचन देखा जाए तो निर्वाचन नहीं था, एक तरह से जो देखा जाए अगर वो निर्वाचन नहीं था, परंतु सबसे पहले निर्वाचन की शुरुआत, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, इस अधिनियम में तो निर्वाचन शब्द भी नहीं था। अधिनियम के अंदर देखा जाए तो निर्वाचन शब्द नहीं था, निर्वाचन लिखा नहीं था, परंतु वायसराय की इसकी एक घोषणा थी। वायसराय की एक तरह से घोषणा थी कि निर्वाचन होगा। कैसे होगा? निर्वाचन की मुख्य बात कही गई कि विधान परिषद में जो सदस्य होंगे, विधान परिषद में जो सदस्य होंगे, जो मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति सीमित व अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा की जाएगी। सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात यहां समझनी है कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, विधान परिषद के जो अब सदस्य होंगे, उन सदस्यों को नियुक्त, निर्वाचित किया जाएगा। परंतु ध्यान रखना, निर्वाचन कैसा है? निर्वाचन कैसा है? अप्रत्यक्ष है। निर्वाचन कैसा है? अप्रत्यक्ष है। ये बात आपको सबको इंपॉर्टेंट रूप में पता होनी चाहिए। चुनाव
निर्वाचन का नाम तो लिया परंतु निर्वाचन कुछ भी नहीं था। निर्वाचन का नाम तो लिया परंतु निर्वाचन जैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सदस्य थे उन्हें बजट में बहस करने का अधिकार था। बजट में क्या दिया? बहस करने का अधिकार दिया। बजट में बहस करने का अधिकार दिया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, परंतु बजट में मत देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार नहीं था इनको, वोट देने का अधिकार नहीं था, तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अनुपूरक का मतलब क्या होता है? अनुपूरक का मतलब होता है प्रश्न पूछा और सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया। अगर आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हो, सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हो बच्चों, अगर उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप फिर एक प्रश्न पूछोगे। जैसे आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। अगर आप उस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हो तो आप मुझे फिर उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हो तो आप मेरे से फिर प्रश्न पूछोगे। वो प्रश्न क्या कहलाया? अनुपूरक प्रश्न कहलाया। ठीक है, तो सीधी सी सिंपल सी बात क्या कही? प्रश्न पूछ सकते हो, बजट में बहस कर सकते हो, नहीं ऐसा होना चाहिए, बजट वैसा होना चाहिए। अब बताओ मुझे, जब सामने वाले व्यक्ति को बजट में मतदान देने का अधिकार नहीं है, उससे पूछा ही नहीं जाता कि हाँ या ना, उसको मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु उसको बहस करने का अधिकार है। बहस तो चाहे कितनी करवा लो, परंतु अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरी बात, प्रश्न बजट से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हो। क्यों भाई? और भी बहुत सारे सार्वजनिक प्रश्न होते हैं, बहुत सारे सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न कहां पूछेंगे? तो कहने का मतलब क्या है? और फिर जो प्रश्न पूछ लिया तो दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकता, ये काम और गड़बड़। एक बार पूछ लिया, दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो यहां क्या हुआ? दिखने में आपको अधिकार दे दिया कि भाई बजट में बहस करो, करते रहो बहस, क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न पूछने का अधिकार पर एक ही बार। अनुपूरक प्रश्न तो पूछ ही नहीं सकते आप लोग, अनुपूरक प्रश्न तो हम पूछ ही नहीं सकते। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो विशेष प्रावधान है ये आपके 1892 अधिनियम के द्वारा जोड़े गए। ये क्या किए गए? 1892 अधिनियम के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है ना। अगर अपन बात करें तो अप्रत्यक्ष में अगर देखा जाए तो प्रांतों में, अप्रत्यक्ष में क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन में अगर आप बात करते हैं, प्रांतों में क्या किया था? प्रांतों में आपकी नगर पालिका, आप पढ़ोगे, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नगर पालिका, जिला बोर्ड, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और एक शब्द आप और देखोगे, वाणिज्य मंडल। ये जो तीन थे ना, क्या थे? प्रांतों में ये कह सकते हो नगर पालिका थी, जिला बोर्ड थे, विश्वविद्यालय थे और वाणिज्य मंडल थे। इनके अंदर भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया था। मेरी बात को ध्यान से सुनना। केंद्र के अंदर जो विधान परिषद थी, उस विधान परिषद में भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए सदस्यों के। ठीक है। दूसरी बात, प्रांतों के अंदर नगर पालिका थी, जिला बोर्ड थे, विश्वविद्यालय थे, वाणिज्य थे। इनके भी जो सदस्य थे उन्हें भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया था। पॉइंट यहां तक क्लियर? ये मुझे ये बताओ, ये हमारा आज का अंतिम अधिनियम है। ये हमारे आज का क्या है? अंतिम अधिनियम। अगर इस अधिनियम में कहीं कोई डाउट है, कोई त्रुटि या कह सकते हैं कुछ भी समस्या है, कोई भी इश्यू है, तो डिस्कस कर सकते हो फटाफट। ये जो अधिनियम है मैं इसको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ, एक बार और इसको समझा देती हूँ। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, केंद्र और प्रांतों में जो परिषद थी उनकी
संख्या बढ़ाई गई, परिषद में सदस्य संख्या बढ़ाई गई, 10 से 16 कर दी। क्या कर दी? 10 से 16 कर दी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है इसमें, ठीक है, इस अधिनियम में निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया, चाहे वो नाम मात्र की ही क्यों ना हो, चाहे वो नाम मात्र की ही क्यों ना हो, परंतु निर्वाचन प्रक्रिया या कह सकते हैं निर्वाचन पद्धति को शुरू किया, जिसमें प्रांतों में गैर सरकारी अगर देखा जाए तो नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। ठीक है, और इसी के साथ आप लास्ट में देखते हो परिषद में जो भारतीय थे, मतलब जो गैर सदस्य थे, गैर सरकारी थे, जो भारतीय थे, विशेष तौर पर इनके साथ ही हुआ था। तो परिषद में आप सीधी सी बात समझो, परिषद में भारतीय विशेष को बजट पेश करने का, बजट में बहस करने का अधिकार था, प्रश्न पूछने का, मतलब बजट के अंदर जो थे उनके कार्यपालिका पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु बजट में वोट देने का अधिकार नहीं था और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं था। ये आपका 1892वां अधिनियम जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें जो डाउट है अब वो बोलो, इसमें जो डाउट है वो बोलो फटाफट। अगर इस अधिनियम में डाउट है तो फटाफट बोलो। अच्छा, कांग्रेस की, हाँ भाई, इसी विशेष में हम देख ले तो इस अधिनियम से थोड़े समय पहले ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भाई तभी तो मुझे बताओ, पहले आपने पहला वाला देखा 1861 जो अधिनियम आया था, 1861 का जो अधिनियम आया था, उस 1861 के अधिनियम के अंदर क्या हुआ था? अगर देखा जाए तो कानून बनाने के लिए जोड़ तो लिया, परंतु अधिकार नहीं थे और अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी। जैसे ही आपके 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई और हमारे यहाँ भारत के लोगों ने खुद के स्वराज की मांग की, खुद के प्रशासन की, शासन करने की व्यवस्था की मांग की, लोग शिक्षित हुए, उन्हें पता चला कि अगर हमें ऐसे ही कानून बनाने के लिए जोड़ दिया परंतु अधिकार नहीं दिए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके यहाँ 1885 में कांग्रेस बनने के बाद, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना होने के बाद, सिंपल सी बात क्या समझनी है, कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में इस अधिनियम को विशेष तौर पे लाया गया था। ठीक है, इसी के साथ में जो है वो हमारा अधिनियम जो है यहां तक कंप्लीट है।